नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में लगी हुई कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का सारांश अगर हम पढ़ें या कहें तो कह सकते हैं, दुलाई वाली कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह हास्य व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समाज में महिला की दशा का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। रेल यात्रा के माध्यम से यह दिखाया गया है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में नई नवेली दुल्हनों को सही से अपने ससुराल का पता भी मालूम नहीं होता था। इस कहानी के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया गया है या इसका जिक्र किया गया है। और दुलाई वाली जो कहानी है, इसके जो लेखक हैं बंग महिला, इनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। और अब क्वेश्चन बहुत डीपली क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए इसको हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय। कहते हैं, काशी जी के 10वें घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। कहने का मतलब है, एक ऐसा जगह जहाँ नीचे बहुत अंधेरा था, साथ ही वहाँ पर मनुष्य उपयोगी नहीं था, लेकिन उसके ऊपर में जो रूम था वो मनुष्य के रहने योग्य था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। मतलब एक पात्र यहाँ पर हम सभी को सीता देखने को इस कहानी में मिलती है। ठीक है, सीता कहती है, क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सीता की उम्र क्या थी? तो 10 से 12 बरस। ठीक है, तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझुलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। मतलब एक प्रकार से यहाँ यह बता रहा है कि लड़की का तैयार होना या कहीं जाना, उसके लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग की जाती है, तभी निकली जा सकती है या चला जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सरियाना पड़ता है या जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन उनको आज ही जाने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए वो
ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर झुंझला उठी थी। कहती है, तुम आज कहते हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो और एक पात्र मिल गया, कौन है? नवल किशोर। कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है। कहाँ से? आगरा से। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है, मतलब बोला है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जगह का नाम जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुगल सराय इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से ही निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। आगे कहता है, हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में जाने ना जाने दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगी नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे और मेरे तो नाको दम हो जाएगी। मतलब अपना दोस्त मिल गया तो एकदम उसी के साथ चलना है, लेकिन मुझे तो दिक्कत होगी। सीता कहती है ना, क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठ पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मारे मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनसे हंसी बहुत बुरी लगी। कहते हैं, बस इसी से तो तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगेगी। ये आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना, ठीक है। आगे कहता है, इतना सुनते ही जानकी दे की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और एक सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनकी दूर के नाते में ममेरे भाई लगते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नवल किशोर का वंशीधर से क्या रिश्ता है, तो दूर के ममेरे भाई हैं। पर दोनों मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों गहरी मित्र हैं, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देव भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। तो ये सब पात्र हैं इस कहानी की, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे कहता है कि कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। एक बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी और इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि दो चार नौकर चाकर हर बार बने। सीता के बाप के ना हो रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी दो चार खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते रहते हैं, मतलब बिछोने में सोते रहते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीकी तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही ले लूँगा, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब कहते हैं
पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। तो यहाँ पर देखिए, तो जो गाड़ी वाला है तो कितना मांग रहा था, 1.5 रुपया। कितना, 1.5 रुपया मांगता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो इक्का ही सही। पहुँचने से काम, कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। मतलब जब तक हैं तब तक ठीक है, फिर नवल किशोर आएगा तो तब का तब देखा जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने आप में बात करके उस गाड़ी को ले जाते हैं। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असवाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। शिकरोल की स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक वंशीधर की नज़र धोती पर पड़ी। क्या पड़ी, धोती पर। और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछताव से उठे। इक्के वाले के कान पर बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनकर आए। तो इस कहानी के माध्यम से यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि कहीं न कहीं देसी वस्तुओं को इसमें अधिक महत्व प्रदान किया गया है या किया जा रहा है। आगे कहता है कि नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाएंगे बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या या बुरी है। मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को नहीं देते हैं। आगे कहते हैं कि इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा, मतलब स्टेशन पहुंच गए। वंशीधर एक कुली करके चले गए। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है, मतलब ज़्यादा का। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट ले लूँ तो? इक्के वाला चुप रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देखे गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, मतलब देखते चले गए। तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बा को देखा। एक एक डब्बा को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे, मतलब ऐसा खुश गुस्सा गए और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी मिली या लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। अधिक अधिक तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया गया। औरत वाला गाड़ी में। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 दर्जे का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर 10, 4, 12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पर करके मिर्ज़ापुर पहुंच गई। आगे इसमें कहता है कि मिर्ज़ापुर में पेटाराम की शिकायत शुरू हुई, मतलब भूख लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा
किए बिना ही वंशीधर के बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बॉम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निरालय में बैठकर आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया, मतलब खाना शुरू कर दिया। पीछे से जानकी की सुध आई, मतलब ख्याल आया। सोचा कि पूछ ले, पर कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब मुंशीधर लौटकर अपने कमरे में आकर बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे, मतलब कौन बखेड़ा शुरू करेगा। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े, मतलब आ गए। आगे वालों में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, मतलब जो टिकट का जो होता है ना, जैसे होता है कि जनरल, स्लीपर या थर्ड एसी, सब इसमें बटा हुआ था। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बैठी बनी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरे घाटी घंटी बजी। तो वह स्त्री कुछ अचक्कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो ही हो गया था, अब उसको किसी ही का क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल दो चार आदमी ही रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक बेचारी बाहर की देखती रही, मतलब उनको जो है ना नवल किशोर दिखाई नहीं देने लगे और अस्पष्ट स्वर से रोने लगी, मतलब अंदर ही अंदर, है ना। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी, मतलब बूढ़ी लोग थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइला, ई देखो रोवल कथेराइन, मतलब रोने जैसे दिखाई दे रही है। आपस में लोग बूढ़ी बात कर रही है। कहती है, दूसरी ओर गाड़ी में बैठा वही है, मतलब वो कहते हैं कि दूसरे बोगी में बैठा होगा। पहली कहती, दूर बोरही जनानी ई गाड़ी खड़े हैं। दूसरी, तव हो भालू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूँ ना। ई जवाब में उसने कहा। सो वह ना सुन सकी, मतलब वो उस चीज को इग्नोर करके चल गई। फिर दूसरी कहती है, तव को भलू को कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गाँव? हाँ ये तो हो गया। अब कहता है, तब पहली महिला फिर बोली, क्या गली? बोलती है कि हट, हम पूछे ही ना, हम कहाँ कहाँ उतबूरबू हो, आई इलाहाबाद बास, मतलब इलाहाबाद से आ रहे हो। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव की गई? हाँ, मतलब कौन सा गांव से? पहली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी, मतलब प्रयाग से, जहाँ मने मकई नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानिंधन, ले कहे के नहीं, तो ही पंच के धर्म चार दाय नहाय चुकी हैं। एहों सोमवारी उन्हर गहन दका दका लगा रहा, तौन तो ही काशी जी नहाय गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आवते जाता है, बटेले बटेन, फोन या साइट तो बिचारो विपत में ना पड़ल बिठाली हैं हम पंचा हई। कहते, राजघाट की टिकस कट उली, मंगल के सराय उतरली हो, दमपुन चढ़लिहा। दूसरी, मतलब ये आपस में बात कर ली है, और ये नई नई दुल्हन बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है, ये लोग आपस में ही लोग बात कर रहा है। दूसरी वो कहती है, ऐसी ही दाएं हम आवत रहें, एक मिली औरों मोरे संगे रहीं, दकोने टिक्सनिया पर उकर मलिकवा उतरे से ही जतियों गड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, एक साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दाहनीति कहे खड़ी होए, मतलब गाड़ी को रोकने के लिए चेष्टा कर रहा है। पहली कहती है, ऊ मेहरारू बड़ी उजबक रहल, भला केहूँ के चिल्लाए रेल रियलों कहूँ खड़ी होला, मतलब कहता है
कि किसी के बोलने से क्या रेलगाड़ी खड़ी होती है या रुकती है। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े, है ना, सब हंस दिए। जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थीं। तीसरी स्त्री बोली, टिकसियाँ पले बाएं का नाही, हे साहेबा सुनी को कलकत्ते ताई से मसूलिया लेही, अरे इहूँ तो नाही की दूर आवत रहेल ना, परागत के बद उतर लेन। चौथी, हम तो इके संग के आदमी के देखबो ना कि गोय हाँ। तीसरी, हम देखी रहली हों मजे टोपी दिगले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे, मतलब कुछ भी बोलते जा रहे थे। तब उस स्त्रियों को कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसे ही है। दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयागराज उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली भांति कहीं। नहीं भैया, हम पाँचे कहीं के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत ना बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाएं, है ना। ये लोग आपस में बात कर रहा है इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो इस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं भी ना बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक ही स्त्री जो फारसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर कह तक ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है, है ना। ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहा है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को भी वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भाई, जो केहूँ बिना टिकट के आवत होई तो औकार का सजा होइला। मतलब उन लोग बात कर रहा है कि कोई अगर बिना टिकट का आता है तो उसका क्या सजा होता है। अरे औकाल ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ दौन टिकस लें के चलन दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो सजा होइला कि नहीं होइला। आगे इसमें कहता है कि इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। मतलब बोलता है कि इतना गलत बात इसके विषय में करोगे तुम, तो उसे क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है और इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुपचाप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर अपने स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई, क्योंकि उसको मतलब वो अच्छी नहीं थी। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया, मतलब वो तो स्त्री भाग चुकी थी। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। वहीं वंशीधर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं चला। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी सायत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं।
इतने में अपने सामने उस दुलाय वाली को आते देखा तो ही उस स्त्री को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाय वाली के मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर उठे। कहने का मतलब है दोस्त ही उसका दुलाय वाली था। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। है ना, मतलब उस लोग जाने के लिए तैयार है और तुम भी चलो। नहीं, मैं यह सब सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले। है ना, बोलते मिर्ज़ापुर से तुम कैसे आए? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चला आ रहा था। मतलब वो दूसरा डब्बा में था। तुम जब मुसलमान मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जन में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मतलब खाना में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया। तुमने देखा ना देखा, मैं तुम्हारे गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। मतलब उसका सब हरकत सब देखते देखते यहाँ तक आ गया। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो भी बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। मतलब अकेली बहू है तो इसलिए परेशान थी। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही कुछ डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था। हाँ, तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर ले देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना, मतलब बिना टिकट का। उधर अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही थी कितनी थी, मतलब मैं तो आसपास ही था। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों स्त्री बाबुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए ना तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये था आज का हम सभी का मुख्य इम्पोर्टेंट कहानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन भी करते चले गए होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, और अगर नहीं की दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसको और बेहतर तरीके से आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर सकें। मिलेंगे जल्द ही एक नए और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।